दोस्तों हम अपनी डेली रूटीन में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस की लाइफ हो, जाने अनजाने में कैश की ट्रांजैक्शन कर देता हूँ। कैश ले लेता हूँ, बैंक में जमा करा देता हूँ, कुछ परचेज करना है वहाँ दे देता हूँ, या लैपटॉप लेने गया तो चेक तो लेगा नहीं वो, क्यों? क्योंकि आपको डिलीवरी लेनी है। तो थोड़ा सा इजी पड़ता है, हम अपने एटीएम से भी कैश निकाल के दे देते हैं। तो आज मैंने ऐसे 8 कामों की लिस्ट बनाई है जहाँ पे आप कैश ले से सकते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स वाले कैसे उसे पीछे पकड़ के आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपसे पेनल्टी रिकवर करते हैं, और बिजनेस में कहाँ कहाँ उसके नुकसान होते हैं वो बताता हूँ आज मैं। सबसे पहले दोस्तों, एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40A, यानी कि मान लीजिए अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं, जिसकी बुक्स मेंटेन होती है, जो अपना एक्सपेंडिचर दिखाते हैं कुछ भी खरीद के। इनकम टैक्स में जो सेक्शन 40A है उसके अंदर आप 10,000 से ज़्यादा एक दिन के अंदर एक व्यक्ति को किसी भी सामान के लिए नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं कोई भी शूज़ की शॉप है मेरी, मैंने मटेरियल परचेज करा, 50,000 का मेरा बिल आया, मैंने उस व्यक्ति को 50,000 रुपये कैश दे दिए। तो दोस्तों मेरी बुक्स के अंदर वो परचेज तो दिखाऊंगा मैं, लेकिन मुझे उसका खर्चा नहीं मिलेगा। यानी कि 50,000 का मेरा एक तो कैश गया, दूसरा 50,000 की मेरी जो परचेज थी उसका मुझे खर्चा नहीं मिलेगा। यानी कि उस 50,000 पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 30% टैक्स रेट पे आ रहा हूँ मैं, तो 50,000 का 30% 5 या 15,000 रुपये का नुकसान। एक छोटे से प्रोविजन पे मेरा नुकसान हो जाएगा। 10,000 तक अलाउ है, यानी कि 50,000 पे मैं 10,000 रुपये कैश दे सकता हूँ और 40,000 रुपये का चेक दे दूंगा, तो मुझे पूरा खर्चा मिल जाएगा। एक व्यक्ति से पर पर्सन 10,000 पे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। इसकी कुछ एग्जम्पशन भी है, यानी कि एग्रीकल्चर अगर है, फॉरेस्ट का है, लाइव स्टॉक, इन कैटेगरी के लोगों से अगर आप डील कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आप उनको कैश दे सकते हैं। और थोड़ी सी लिस्ट और भी है इसकी, उसके मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं कि किसकी जगह पे ये जो 10,000 या ऊपर से कैश का अलाव है वो दे सकते हैं। ये लिस्ट मैंने बता दी है। एग्जाम्पल के लिए, उस दिन बैंक बंद था, आपको अर्जेंसी थी, आप देना चाहते थे कैश, तो आप दे सकते हैं। पूरा रूल 6DD है इनकम टैक्स का, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहले केस में ये जो था मेरा परचेज वाला, जो मैंने बताया मैं जूते परचेज करे, एक सेक्शन इसी के अंदर 43(1) है, जो कहता है कि अगर आपने कोई भी फिक्स असेट खरीदी, 10,000 से ऊपर का आपने कैश दिया, मोर देन 10,000 फिक्स असेट्स के लिए। मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत थी या एसी की ज़रूरत थी, 50,000 का एसी था, मैं गया, मैंने एसी मांगने गया, उसने बोला यार आप चेक दोगे, जब चेक दोगे क्लियर होगा तब मैं आपको एसी दूंगा। मुझे चाहिए सेम डे, गर्मी बड़ी है यार, बहुत गर्मी है आज, क्या करा जाए, आज ही लेना है। मैंने बोला ये ले 50,000 रुपये कैश भेज एसी, तो 50,000 का एसी लूँगा, बुक्स में बुक भी कर लूँगा, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। यानी कि 50,000 पे भी 30% का टैक्स मैं पे करूँगा। अगर मैं 30% में आता हूँ तो 15,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। उसका डेप्रिसिएशन मुझे इनकम टैक्स के अंदर अलाउ नहीं होगा। कोई भी एसेट्स अगर आप परचेज करते हैं कैश में 10,000 से ऊपर अगर आप उसके लिए दे देते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई फिक्स एसेट परचेज करें, लैपटॉप है, एसी है, कुछ भी है जो आपका बिजनेस में यूज़ हो रहा है, अगर पर्सनल जा रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं लेना, कैश दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख दे दीजिए, 1.5 लाख दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो परचेज करते हैं 10,000 से ऊपर नहीं दे सकते। उसमें फिक्स एसेट्स कर रहे हैं, उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसमें भी 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तीसरा आता है दोस्तों मेरा दूसरा केस, एक तो हो गया वाला, दोनों का मन मानना हूँ मैं। ये मेरा दूसरा केस है, हेल्थ इंश्योरेंस। कई बार एजेंट हमसे कहता है लाओ सर कैश दे दो, मैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस करा देता हूँ। 80D सेक्शन जो है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कैश में करा रहे हो तो दोस्तों आपको 80D जो इनकम टैक्स में लेते हो, जो आप अपनी सैलरी में माइनस करते हो, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में करा सकते हो जो 5,000 तक मिलता है बस। लेकिन अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे हो अपने हेल्थ का, तो कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, आपको अपने अकाउंट से पे करना पड़ेगा, चेक से पे करना पड़ेगा, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, कुछ भी यूज़ कर लीजिए। सिर्फ कैश अलाउ नहीं है, यहाँ जो बात कर रहा हूँ कैश नहीं, बाकी आरटीजीएस, यूपीआई सब कर लीजिए। और कैश निकाल के अपने अकाउंट से कभी भी ना एजेंट को दीजिए, और एजेंट से मत बोलिए कि तू कैश में इसको करा। अगर आपने कराया तो आपको इनकम टैक्स में इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी जो आप बेनिफिट लेते हो। मान लीजिए 50,000 रुपये का मेडिकल था और आपने 50,000 कैश में दे दिया, 15,000 रुपये का टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि 80D में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा दोस्तों, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा, डोनेशन का। कई बार आपने देखा होगा कि मैं चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ, इनको डोनेशन देता हूँ मैं। मेरा मन तो होता है यार कि ठीक है, एक तो हेल्प हो जाएगी, दूसरा मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा इनकम टैक्स में, दोनों फ़ायदे हैं।
भाई चैरिटेबल का ही फायदा हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। स्कूल है जिसके बाद ATG और 12 होता है, ATG में देता हूँ मैं, आपने भी कई बार नोट करा होगा। तो क्या होता है 2000 तक मैक्सिमम अलाउ है दोस्तों। जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको लिमिट बता रहा हूँ। जैसे शुरुआत में बताई थी मैंने 10,000 एक बंदे को एक दिन में है। दूसरा जो फिक्स एसेट्स का था वो भी एक दिन में एक बंदे के लिए है, फिक्स एसेट्स पर फिक्स एसेट के हिसाब से। फिर मैंने बात करी मेडिकल की, मेडिकल आपका साल में एक ही बार होता है तो वो वन टाइम की पेमेंट हो गई। यहाँ पे ATG में कह रहा हूँ 2000 मैक्सिमम, यहाँ पे भी वन टाइम की बात हो रही है, कोई साल बंदा नहीं है, अलग अलग सबका क्राइटेरिया है। तो यहाँ जब 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 एक बंदे को एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हो कैश में। अगर आप उससे ऊपर दोगे तो जो आप डिडक्शन लेते हो इनकम टैक्स के अंदर 50% क्वालिफाई लिमिट के हिसाब से आपको इनकम टैक्स के अंदर उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने 2000 से ज़्यादा का कैश दे दिया है, अगर मैंने 10,000 रुपये कैश दे दिया है तो ठीक है, चैरिटेबल था, प्यार मोहब्बत था, मुझे बेनिफिट नहीं चाहिए तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी आइटम से क्लेम करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और एक दिक्कत और आ जाएगी, सरकार पूछ सकती है आपसे इनकम टैक्स वाले कि भैया ये कैश का कहाँ से आया। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। इतने केस आते हैं मेरे पास, इतने केस आते हैं, और किस तरह से आते हैं ये भी बताऊंगा। आप चाहे वो फैमिली में हो चाहे रिलेशन में हो, कहीं पे भी हो, सेक्शन 269 है इनकम टैक्स का कैश लोन। आपको पता है 20,000 या उससे ऊपर का अगर आपने कैश लोन ले लिया कहीं पे भी तो अलाउ नहीं दोस्तों, बस 19,999 तक अलाउ है। यानी कि मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं CEO, मेरी बुक्स बनती है, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है, मैंने बोला यार पैसे चाहिए यार, चेक भेज दे। उन्होंने कहा चेक नहीं, कैश पड़ा ले जा यार। मैंने उससे 50,000 रुपये कैश ले लिया, अगर मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगा उसे लोन तो पक्का मारा जाऊंगा, 100% पेनल्टी लगेगी। और ये फैमिली के अंदर होगा तो भी होगा। अगर मैंने अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया फिर तो पक्का मरूंगा, बुक्स में लेना पड़ेगा मेरे को। तो कैश लोन अलाउ नहीं है, 19,999 तक का अलाउ है। कई बार आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर लोग कैश में लोन ले लेते हैं और ब्लैंक चेक दे देते हैं। तो होता क्या है, वो लोग केस फाइल करते हैं कि भैया इसने मेरे से कैश लोन लिया था और देखो ये रहा चेक, ब्लैंक चेक भर देते हैं। इस केस में क्या होता है, आप उसकी इनकम टैक्स में कंप्लेंट कर सकते हो कि देखो भैया इसने कैश लोन लिया था और कैश लोन तो अलाउ ही नहीं है। तो क्या होगा, थोड़ा सा दब जाएगा, वो फायदा होगा आपको। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि कभी भी आप बिजनेस में या पर्सनल में, तो वो पर्सनल में तो पता चलता नहीं है, मैंने अपने फादर से ले लिया, दोस्त से ले लिया, पर्सनल यूज़ कर लिया। लेकिन जब हम बिजनेस में होते हैं, हम दिखाते हैं बुक्स में कि मुझे लोन की जरूरत पड़ गई है। कई बार क्या होता है बुक्स में कैश शॉर्ट पड़ जाता है तो हम डायरेक्टर से, पार्टनर से कैश लोन दिखा देते हैं, वहाँ हम मारे जाते हैं। कैश को अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरह के कैश को खपाने के लिए या उसको नलीफाई करने के लिए आप अपनी बुक्स में, बैंक की स्टेटमेंट में या अपने जो आप आइडिया भरते हैं उसमें कैश लोन नहीं दिखा सकते 20,000 या 20,000 से ऊपर का। ध्यान रखिएगा सेक्शन 269 को। दोस्तों ये जो डिटेल है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने काफ़ी डिटेल डाल दी है। जैसे बैंक से जब हम पैसा लेते हैं 20,000 से ऊपर, वो अलाउ नहीं है। कोई किसान है वो रिसीव कर रहा है, वो भी इस कंडीशन में नहीं आता। जहाँ जहाँ लगता है सरकार को कि हाँ यार यहाँ तो कैश ही चलेगा, वहाँ माफ़ है। ये जनरल कैटेगरी है, बहुत कम छोटी कैटेगरी ऐसी हैं जहाँ पर उनको एग्जम्पशन दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके नाम लिख दिए हैं, वो आप पढ़ लेना, डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ मैं। रीपेमेंट, जो रीपेमेंट है दोस्तों, मतलब 20,000 या 20,000 से ऊपर कैश लोन ले नहीं पाऊंगा। कैश पेमेंट भी करना अलाउ नहीं है लोन की। मैंने किसी व्यक्ति से 1 लाख का लोन लिया था, मेरा दोस्त था, उसने कहा लोन दे दे। उसने कहा यार 1 लाख का चेक ले, ये ले, लोन दे दिया। उसने मुझे दे दिया, मैंने अपने अकाउंट में यूज़ कर लिया। मेरे पास कहीं से 1 लाख का कैश आया, मैंने बोला यार ये ले 1 लाख रुपये कैश यार। अगर मैंने उसको कैश दे दिया 1 लाख रुपये का तो पेनल्टी लगेगी, रीपेमेंट करना अलाउ नहीं मेरे ऊपर कैश की। 269 में सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 19,999 दे सकता हूँ। यानी कि 20,000 या 20,000 से ऊपर आपने लोन पेमेंट करी, आपने पहले चाहे लोन कैश में लिया हो, चाहे लोन पहले आपने चेक से लिया हो, कैसे ही मोड से लिया हो, लेकिन अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो कैश में लोन की तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी पे कौन करेगा, मैं रीपेमेंट कर रहा हूँ। सरकार चाहती है कि भैया आपने जो लोन लिया था चाहे कैश से लिया हो चाहे चेक से लिया हो, रीपेमेंट आप चेक से ही करो, क्योंकि टैक्स रिविजन रहेगा। पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है, कैसे बता रहे हो। और अगर आपने किसी को चेक से पैसा दिया है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिए चेक से ही पैसा वापस लें। उससे बोल दें अपने बैंक अकाउंट में जमा करा 1 लाख रुपए और 1 लाख का मुझे चेक काट, मतलब वो मुझे बोलेगा कि 1 लाख जमा करा भाई तब 1 लाख दे। इसी तरीके से अपनी ट्रांजेक्शन को क्लियर करिए। कभी भी आसानी से, ये मत बोलिए मुझे कैश की जरूरत पड़ रही है या मुझे कैश दे दे चल जाएगा। मुझे क्या करना है, 1 लाख दिया था और 1 लाख आ गया, बात खत्म। ये दोनों के लिए ज़रूरी है। जिसने 1 लाख चेक से लिया, यानी कि मैंने, एक तो मैं फंस जाऊँगा, मेरे बुक्स में खड़ा रहेगा 1 लाख का चेक, वो कभी भी मुझे केस कर सकता है। हालांकि मुझे कैश दे चुका हूँ तब भी मुझ पर केस कर सकता है कि यार मैं इसको 1 लाख दिया था और मैं प्रूव भी नहीं कर पाऊंगा कैश का। तो चेक से अगर लोन दिया है तो लोन चेक से ही रीपे करें, और जो सामने वाला लेने वाला है वो भी चेक से ही ले। तो ध्यान रखिएगा
वरना पेनल्टी लगेगी 100%। रिकॉर्ड सब होता है इनकम टैक्स के पास। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 95% लोगों को इस सेक्शन के बारे में नहीं पता। एक साल के अंदर एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 1,99,999 फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पे पीरियड चेंज हो गया, फाइनेंशियल मतलब अप्रैल से मार्च, यानी कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा क्लाइंट अंबानी जी हैं, मैंने अपनी सर्विस दी, अंबानी जी ने मुझे 10,000 रुपये दे दी पहले महीने, दूसरे महीने 60,000 दे दिए, फिर अगले महीने 40,000 दे दिए, करते करते एक साल में मेरे पास अमाउंट 2.5 लाख आ गया। अब 2.5 लाख दोस्तों मैंने कैश रिसीव कर लिया है, सेल का है, कैसा भी है, मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 100%। ये कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो कैश में सेल कर रहा हो, यानी कि जूते बेच रहा है। मेरे पास एक क्लाइंट आया खारी बावली से, उसने बोला अभी मुझे जूते चाहिए, मैं तो कैश लेकर आया हूँ। मैंने कहा हाँ ये ले, पर्चे दिखा दिए कैश में, 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव कर लिए तो भी दिक्कत आएगी। दूसरा एग्जाम्पल डॉक्टर्स का, बहुत गलती करते हैं, बहुत केस आए डॉक्टर के मेरे पास। डॉक्टर चैम्बर्स में बैठते हैं और कैश में मिलता है उनको, हॉस्पिटल कैश रिसीव करता है उनके बिहाफ पे और उनकी सेटलमेंट कर देता है। कई डॉक्टरों का देखा है मैंने, साल में 2 लाख से ज़्यादा का तो बैठते ही बैठता है, वो तो 1 महीने बैठ जाता है। वो कैश इकट्ठा करते हैं और कैश ले आते हैं, और बुक्स में भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो कैश की ही एंट्री मारते हैं कि भैया कैश इकट्ठा हुआ, इतना कैश हमने दे दिया। तो 1,99,999 ही कैश रिसीव कर सकता है एक साल में। तो जब भी, इसका एग्जांपल और देता हूँ, जब भी आप ज्वेलर्स के पास जाते हैं कैश में कुछ परचेज करने, तो वो आपसे 2 लाख का बिल कभी भी कैश में नहीं बनाएगा, ध्यान रखिएगा। वो आपके बिल ब्रेक कर देता है, किसी और नाम दिखा देता है, वो कभी भी कैश रिसीव नहीं करता, आपको नहीं बताएगा, आपके जाने के बाद अपनी बुक्स में चेंज कर लेगा या बिल चेंज कर देता है। तो एक साल के अंदर कोई भी व्यक्ति 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकता किसी एक व्यक्ति से, किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन से, इस तरीके से। इसमें कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और मेरे से आप पूछ सकते हैं कि भैया ये 2 लाख की जो लिमिट है वो काउंट होगी या नहीं होगी। 7वां पॉइंट, सेकंड लास्ट, पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन। पॉलिटिकल पार्टी पे कोई भी डोनेशन आप दे रहे हैं दोस्तों, 1 भी रुपया आप कैश में नहीं दे सकते। हमसे कैश में ले रहे हैं, बाकी तो पता नहीं क्या कैश में काम करते होंगे। जो कैश की दिक्कतें हैं वो सब आम जनता के लिए दोस्तों, बाकी तो सब करते रहते हैं कैश में। फिर भी मेरा काम यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में बताना है, आपको दिक्कत ना आए। तो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं जिसपे 100% फ़ायदा मिलता है पॉलिटिकल पार्टी पे, जो पीछे बताया था मैंने ATG वाला, वो तो 50% था, यहाँ पे 100% मिलता है। यहाँ पे आपको 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं मिलेगा इनकम टैक्स में अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कैश में डोनेशन दे दिया तो कैश में मत देना, चेक से दे देना। कैश में दोगे तो चुपके से दे दोगे तो चल जाएगा, बाकी तो आखिरी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, प्रॉपर्टी परचेज। काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ मैं। जब कभी भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए 1 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी है, तो हो सकता है कि इसका जो सर्कल रेट है वो 70 लाख हो। तो मैं क्या करूँगा, 70 लाख की तो मेरी रजिस्ट्री होगी, 70 लाख में चेक वाइट से ही दूंगा, 1 लाख में 30 लाख भी बचा वो मैं कैश में दे दूंगा सर्कल रेट से ऊपर। अब इस 30 लाख का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना तो रजिस्ट्री में आया, ना मुझे पता, ना उसे पता, ना इनकम टैक्स को पता, किसी को नहीं पता। इस 70 लाख में जिस पर रजिस्ट्री हुई है उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 19,999 रुपये अलाउ है रिसीव करना। यानी कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 19,999 लूँगा। अगर मैंने 20,000 या उससे ऊपर ले लिया तो आपके पास नोटिस आएगा और 100% पेनल्टी लगेगी 271D में। सरकार नहीं चाहती कि प्रॉपर्टी के अंदर 19,999 तक की रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपने 20,000 उससे ऊपर लिए तो आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी कैश को लेके। अब 8वां पॉइंट दोस्तों मेरा हो गया, मैंने आपको बहुत डरा दिया है, कैश में लेना मना है, ये है वो है वो है। अब सोल्यूशन क्या है इसका, इन चीज़ों का? अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं, मुझे बिजनेस भी करना है, क्योंकि मेरा बिजनेस ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं बिजनेस करूँगा तो ही तो इनकम टैक्स में केस लगेगा, बिजनेस करूँगा तो ही तो मेरी इस वीडियो का फ़ायदा है, बिजनेस करूँगा तो ही तो CA सचिन जी काम कर पाएंगे। अगर बिजनेस नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, मोदी जी को भी तभी टैक्स मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या करना है आपने अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कैश को लेके। सबसे पहले दोस्तों मैं हमेशा करूँगा कि कैश को जितना हो सके अवॉइड करें ताकि लिटिगेशन अवॉइड हो। एग्जाम्पल के लिए रीपेमेंट कैश में अलाउ नहीं है, 19,999 तक अलाउ है। तो क्या करिए, आप अपने अकाउंट में कैश जमा करवाइए तब पेमेंट कर दीजिए। अगर जेन्युइन कैश है तो क्या दिक्कत है, क्यों इतना आसान समझते हो कि मेरे हाथ में कैश है मैं पकड़ा दूँ? अपने अकाउंट में जमा करा के उसे चेक से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी के अंदर 19,999 रिसीव कर सकते हैं, तो अगर उसके पास कैश पड़ा हुआ भी है, जेन्युइन कैश है, तो उसको बोलिए पहले अपने अकाउंट में जमा करा और मुझे चेक से दे, ताकि मेरे पे कोई पेनल्टी लगे। उसके पास कैश है वो जमा कराएगा, हो सकता है उसके पास नोटिस आया बंदे के पास, सरकार उससे पूछेगी वो एक्सप्लेन कर देगा, मैं क्यों नुकसान भरूँ इस चीज़ का, इसी का ध्यान रखना। अगर आपने कैश पे करना ही दोस्तों,
आप कहते हो सचिन जी आपकी सारी बातें गलत हैं, हमें तो कैश पे करना ही करना है। अगर हमने कैश नहीं पे कर पाए तो हमारा बिजनेस ही चलेगा, बिजनेस डूब जाएगा, मेरी फैमिली खाना कहाँ से खाएगी। ये तो बेकार की बातें करते हैं। उसके लिए भी बताता हूँ दोस्तों, एक सिस्टम होता है कैसे वो करना है। एक तो आपको सिचुएशन नोट करनी है कि मैंने कैश दिया क्यों है और लिया क्यों है। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार चाहती है कैश ट्रांजैक्शन को अवॉइड हो, ब्लैक मनी का फ्लो कम हो, टैक्स इवेजन ना हो। बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं जहाँ पे व्यक्ति ने कैश पे कर दिया होता है, लैंड खरीदते बेचते उसमें कैश पे कर दिया है, उनके केस लगते हैं। हम इसी ग्राउंड पे उनको जितवाते हैं कि भैया मेरा टैक्स इवेजन कुछ नहीं हुआ है, मेरे को बिजनेस की बहुत ज़रूरत थी, अगर मैं उस समय कैश ट्रांजैक्शन नहीं करता तो मेरे पास से बिजनेस चला जाता, और बिजनेस चला जाता तो तुम्हारे प्रोविज़न का फ़ायदा ही क्या है। दूसरा दोस्तों, मेरा जो कैश का सोर्स है वो जेन्युइन है, ऐसा तो नहीं ब्लैक मनी करी है। मेरी कैश बुक देख लीजिए, मेरी कैश बुक में कैश अवेलेबल था, मैंने कैश बैंक से निकाला है, ये मेरी कैश सेल है, कैश जेन्युइन है मेरा। बैंक विड्रॉल दिखा सकते हैं आप इसके अंदर। जब आप दो चीज़ें बता देंगे कि टैक्स इवेजन नहीं हुआ है, कैश सोर्स मेरा जेन्युइन है, तो भैया किस चीज़ का, फिर सारे प्रोविज़न जितने भी हैं दोस्तों, ये सारे प्रोविज़न जो हैं फेल हो जाते हैं। जितनी भी पेनल्टियाँ लगती हैं, मैं पहले कह रहा हूँ कैश को हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि लिटिगेशन तो आती है। जब आप कैश की ट्रांजैक्शन ऐसे कर लेते हैं, कैश में परचेज कर लेते हैं प्रॉपर्टी, या लोन रीपे कर देते हैं कैश में, कुछ भी ऐसा, तो नोटिस तो आता है। ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, हैरेसमेंट तो होती है, अकाउंट भी अटैच हो जाता है, पैसा भी निकल जाता है, सीए कंसल्टेंट को पैसे भी देना पड़ता है, बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि कैश को मैं अवॉइड करूँ। फिर भी अगर बिजनेस के लिए ज़रूरी है तो उन सिचुएशन को नोट कर लें, जिससे कैश ले दे रहे हैं उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके आईटीआर वगैरह अपने पास कॉन्टैक्ट में रख लें, नाम रख लें। 2-3 साल बाद केस लगेगा तो कम से कम वो भी वेरीफाई कर सकता है कि हाँ यार कैश सोर्स जो है वो जेन्युइन है, बंदा जेन्युइन है, कोई भी हमने टैक्स की चोरी नहीं करी है, सिर्फ बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी कैश देना ही, इसलिए हमने कैश लिया दिया है। दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल लगी और मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है हमें भी, और हम इस तरह की अच्छी वीडियो बना सकते हैं। आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं इससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से या किसी और टॉपिक पे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों कैश वाली वीडियो अपने सर्कल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोग जाने अनजाने में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और इनकम टैक्स वाले उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, उनका अकाउंट सीज कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी हैरेसमेंट होती है और अननेसेसरी सीए पे, एडवोकेट पे खर्चा करना पड़ता है इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। जल्दी मिलूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।